तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं और ख़ास तौर पे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आज हम अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है अमृत सर को। कैसे हैं अमृत सर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू जिया, मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे अपने विचार शेयर करने के लिए। मुझे ये होता है कि हर एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को बता बता दूँ जिनसे उनकी डेली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके अच्छे-अच्छे हेल्थ बेनिफिट हों। बिकॉज़ कई बारी क्या होता है कि हर एक कोई हमें जॉइन नहीं करना चाहता, बट अगर अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी चेंजेस लेके आ जाए ना, तो उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो आप आज आपके साथ अपने विचार शेयर करेंगे, तो देखते हैं कहाँ तक हमारा वार्तालाप कैसे-कैसे जाएगा। तो सबसे पहले अमृत जी मुझे ये बताएं कि हम अगर बात करें वुमेन से रिलेटेड, तो आजकल हम ज़माने में देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो लोग डिस्कस करने से थोड़ा डरते हैं। हुँ, तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं पीसीओएस की। ठीक है। तो जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल लेडीज़ में हो रहे हैं, जिनका आज तक लोग टेस्ट करवाते हुए डरते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करवाएंगे, या शायद अगर होगा तो हम क्या करेंगे। तो बहुत अर्ली एजेस में लोगों को ये डायग्नोस होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उसका इलाज कर पाते हैं। तो इसकी कोई मेन वजह क्या है, क्यों है, और उसको हम किस तरह से सही कर सकते हैं? सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है ना कि पीरियड्स की बात करते हैं हम। पीरियड्स एक पैरामीटर होते हैं एक फीमेल के, उनके हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड होता है। वो रिपोर्ट कार्ड ही खराब होना शुरू हो गया। अब फीमेल्स को ये लगता है कि पीरियड्स डिले हो गए या हैवी पीरियड्स आ रही है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ मानी जा रही है, बट ये नॉर्मल नहीं है। फीमेल्स को उनके पीरियड से ही पता चल जाता है कि अगर उसमें थोड़ी-सी डिले हो रही है, कोई भी चेंजेज़ आ रही हैं, तो उनमें उनकी हेल्थ में चेंजेज़ आनी शुरू होगी। तो वही टाइम होता है कि उसको ठीक करने का। हुँ, उसको आप डिले करते जाओगे, तो वो आगे जाके बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओएस, पीसीओडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हुँ। शुरुआत लड़कियों के पीरियड से होती तो है। क्या वजह बन सकती है इसकी? मतलब पहले भी होता होगा शायद किसी ज़माने में, अब चूँकि न्यू एरा है, हाँ तो जी, लोगों को ज़्यादा पता चल गया है। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? मेन लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल क्या होता है ना कि फीमेल्स अपनी ना हेल्थ का ध्यान नहीं देते। हुँ, ठीक है? चाहे वो आजकल टीनेजर्स भी हो गए। टीनेजर्स सबसे ज़्यादा क्या कर रही हैं, 14 टू 18 इयर्स की एज ग्रुप वाले, वो हेल्थ कॉन्शियस कम है, अपनी फ़िज़ीक को लेके कॉन्शियस ज़्यादा है। हुँ, अपनी फ़िज़ीक के लिए या तो वो बाहर का ही खाएँगे, हुँ, जब उन्हें लगता है कि वेट बढ़ना शुरू हो गया, वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। हुँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जितना आजकल पहले क्या होता था, प्रॉब्लम्स होती थी, कम होती थी बिकॉज़ घर का खाना ज़्यादा होता था, एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, एक्सरसाइज़ होती थी, बच्चे खेलते थे, सब कुछ होता था। वो सब कुछ खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज़ की जगह नेटफ्लिक्स ने ले ली। एजुकेशन का प्रेशर है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्रेशर है। बच्चों में ना बहुत पीयर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एक बच्चे की मैं बात बताता हूँ। हुँ, उनको पीयर प्रेशर इतना है ना कि अभी रिसेंटली उनकी मदर से बात हो रही थी। हुँ, उनको बास्केटबॉल में भी पार्टिसिपेट करना है, हुँ, क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करना है, स्टडीज़ में भी आगे आना है, और उसके बाद जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, गिद्दा हो गया, डांस हो गया, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है जस्ट बिकॉज़ ऑफ पीयर प्रेशर कि मैं किसी चीज़ में पीछे ना रह जाऊँ। हाँ, बट अगर आपको किसी न किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हुँ, ठीक है? एक बात तो ये होगी। दूसरा ईटिंग हैबिट्स। और तीसरा हो गया अपना एक्टिविटी छूट दी। पहले पार्क में जाते थे, किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते थे। जो मैं पहले बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो बच्चों की 10-15% है रेशो जो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, बच्चे फिज़िकल एक्टिव ही नहीं हैं, जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। अगर बाहर का थोड़ा बहुत खा रहे हो, फिज़िकली एक्टिव हो, तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। खाने की आदतें खराब होगी, हिलना-जुलना बंद कर दिया, उसके बाद स्लीपिंग आवर्स लेट हो गए। पहले हम हमारे टाइम में 9-10 बजे तक हम सो जाते थे। बिल्कुल ठीक बट है। आज का जो न्यू नॉर्मल चल रहा है 2, 3, 4 किसी भी टाइम, बच्चों का बहाना है कि रात को कंसंट्रेशन फ़ोकस ज़्यादा बनती है, इसलिए हमें रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है। और सो फिर बहुत सी चीज़ें सुबह ऐसी हैं। कुछ कुछ घरों में तो ये भी देखा गया कि भले आप रात को देर से सो जाएँ, बट जल्दी उठ जाते हैं, तो उससे फिर स्लीपिंग आवर्स आपके कम है। या बिल्कुल। अगर बच्चे लेट सो रहे हैं, तो फिर उठ भी लेट रहे हैं, तो हुँ। वो एक अलग पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। सर्कैडियन रिदम बिल्कुल हिल चुका है आज के टाइम पे। तो वो चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबकी लाइफ़ का वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। हाँ, कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे। हुँ, फीमेल्स को हेडेक्स हो रही हैं, मेल्स का स्पर्म काउंट
नीचे गिर रहा है डे बाय डे। तो इन सारी चीज़ों पे आज मैं बात करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ी-सी अवेयरनेस हो, थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर लें, तो जिससे फ़र्क पड़ना शुरू हो तो जाए। जब जब पीसीओएस की हम बात करते हैं तो आपने बताया पीसीओएस ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है हमारा। हुँ, तो ऐसा क्या है चीज़, जैसे लेट्स सपोज पीसीओ एक एक टर्म है जिस जो एक फीमेल्स में पाई जाती है। हुँ, तो अगर लेट्स सपोज किसी को पीसीओएस होता है हुँ। तो उसका बिगाड़ क्या है? मतलब अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? पीसीओएस एज़ सच ना, पीसीओएस जब बात करते हैं बहुत छोटी टर्म है, बट हुँ, उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। हुँ, किसी की यूट्रस लाइनिंग होती है, हुँ, वो थिक, हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं जिसे, हुँ, वो थिक होनी शुरू हो जाती है। थिक मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग ना तो थिन होनी चाहिए, वो ना जैसे-जैसे पीरियड्स बढ़ते रहते हैं वो उसकी लेंथ चेंज होती रहती है, हुँ, थिकनेस उसकी। ठीक है, तो जिनको पीसीओएस है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाती है। पीरियड्स आज का टाइम ऐसा आ गया, साल-साल 2-2 साल भी फीमेल्स के पीरियड्स के बिना निकल रही हैं। हुँ, हुँ, आगे बात होती थी 2-3 दिन ऊपर-नीचे निकल जाए, कोई बात नहीं, पर आज के टाइम में हमारे पास केस आता है 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, 1 साल से पीरियड नहीं आए, या पिछले 2 साल से बहुत कम ब्लड आ रहा है, ड्रॉप्स में ही आ रहा है ब्लड। इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आगे जाके कंसीविंग में दिक्कत आती है, फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं, फिर अगर उन पे भी काम ना हो तो वो कैंसरस भी हो सकते हैं आगे कैंसरस भी हो जाके। तो सकते हैं। पीसीएस जब हम बात करते हैं बहुत छोटी टर्म है, पर जब वो बढ़ती-बढ़ती जाए ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ये तो एक चीज़ है। हुँ, उसके बाद एक्ने, हेयर फॉल, हुँ, अपना जो बॉडी के एनर्जी लेवल्स हैं, वो कम रहते हैं, मूड स्विंग्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो ये एक चेन है। हुँ, हुँ, ये चेन की कड़ी जुड़ती रहती है, और इसमें से ये नहीं कि एक ही चेन बढ़ रही है, मल्टीपल इश्यूज़ शुरू होते हैं इससे। हुँ, हुँ। तो अभी आपने जैसे ज़िक्र किया कि कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। तो अगेन इस बात का देखा गया है बहुत ज़्यादा कि कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ों पे ज़्यादातर ब्लेम किया जाता है कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम होगी। हुँ, या मतलब नॉर्मली इस तरह से पूछा ही नहीं जाता कि यार मेल को भी हम चेक करवा लेते हैं कभी। वरना ज़्यादातर ब्लेम लड़कियों पे आता है कि भाई आप में कोई प्रॉब्लम होगी। तो उस हवाले से हम किस तरह से उसको देख सकते हैं कि यार वाकई मेल में भी प्रॉब्लम होती है या सिर्फ सिर्फ कहानियाँ हैं? इसमें ना मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जी, एक जी। लाइफ केस स्टडी सुनाता हूँ। जी, जी, जी। हमारे पास ना एक क्लाइंट ने जॉइन किया, हुँ, ऑस्ट्रेलिया से। हुँ। 5 आईवीएफ फेल हो गए थे, ओके। ठीक है? और क्या हुआ, जब हमने डिटेल में गए, हुँ, फीमेल के टेस्ट थोड़े-थोड़े खराब थे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे। हुँ, पर उन्होंने क्या किया, मेल के टेस्ट नहीं करवाए। हुँ, जब हमने मेल के टेस्ट करवाए ना, स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट, स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, हुँ, सारी चीज़ें हिली हुई थी। हुँ, और जब हमने मेल के लाइफ़स्टाइल को स्टडी किया, वो रोज़ 4-5 ड्रिंक्स उनकी अल्कोहल की थी, हुँ, उनकी लाइफ़ में। खाना 1 मील बाहर की थी, सो टाइम पे नहीं रहे थे। फिर हमने फीमेल की हेल्थ पे तो काम किया, साथ में मेल की हेल्थ पे काम किया। विदिन 6 मंथ्स हुँ, दे वर एबल टू कंसीव्ड नेचुरली। हुँ, सो जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमें कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें 50% रोल फीमेल की एग क्वालिटी का होता है, और 50% रोल मेल की स्पर्म क्वालिटी का होता है। स्पर्म एनालिसिस बहुत कम लोग करवाते हैं, हुँ, बट ये एक बहुत छुपी हुई बीमारी है जिसको मेल्स नजरअंदाज करते हैं। हुँ, शुरू से ये भी ये नहीं अभी डेवलप हुआ है। जब छोटे होते हैं ना, मेल्स को एसोसिएट किया जाता है बिल्कुल, मैस्कुलिनिटी से, हाँ, ठीक है, कि लड़कों को दर्द नहीं होता। हाँ, आम आम ये डायलॉग मूवीज का भी है, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। वो ही मेंटालिटी बन जाती है, जिससे मेल को इमोशनल प्रेशर भी बना रहता है, फिजिकल प्रेशर बना रहता है, स्ट्रेंथ का प्रेशर बना रहता है। और अगर उनको दिक्कत भी आती है ना, दे आर नॉट वोकल अबाउट इट। हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, स्पर्म एनालिसिस खराब है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जा रही है, बट मेल्स इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहे, क्योंकि क्योंकि अगेन वो उनको शेम किया जाता है ना उनकी हमारे ज़माने में। मर्दानगी पे बात आ जाती है ना, हाँ, कि सीधा मर्दानगी को स्पर्म से, टेस्टोस्टेरोन से कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, अभी डेवलप हो रही है। इसके अगेन बहुत से रीज़न्स आप हैं। वही लाइफ़स्टाइल जिस तरह होता है, आप किस तरह सोते हैं, क्या खाना-पीना है, सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो लेट्स सपोज़ अगर किसी एक आदमी को स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है हाँ, और
वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली अगर नहीं बन पा रही उनकी, हुँ। तो उसका क्या रेमेडी है नेचुरली? लाइक मेडिकल तो बहुत है, हाँ, नेचुरली हम क्या कर सकते हैं? पहले ना मैं रेमेडीज़ तो मैं ज़रूर बताऊँगा इसके हुँ, बारे में। हुँ। पहले हम मुझे बात करनी है ये होता क्यों है? हाँ। समझ गए? जी, जी। अगर होता क्यों है उसका रीज़न पता होगा तभी सॉल्यूशन आएगा ना। जी, जी, तो जी। जब हम किसी पे भी काम करते हैं, जब मैं बात करता हूँ, मुझे बात करनी होती है रूट कॉज़ क्या है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? अ, मैं ना अल्कोहल पे वीडियोज़ डालता रहता हूँ जी, कि जी, जी। अल्कोहल कैसे कम कर सकते हैं, हुँ। क्यों कम करनी चाहिए? तो उसपे लड़के कमेंट करते हैं, बड़े ना प्राउड होते हैं कि लड़कों को, पर सबसे बड़ा लड़कों को, बहुत से लड़कों को, सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा, बहुत से लड़कों को प्राउड होता है कि हम 1 घंटे में 1 बॉटल खत्म कर देते हैं और हमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा। समझ गए? तो ये प्राउड होने की बात नहीं है। ये एक-एक बॉटल, आधी-आधी बॉटल जो रोज़ पी रही है ना, सबसे पहले तो उनके स्पर्म को खत्म कर रही है। जी, जी। कैसे खत्म करती है, अब उस पे बात करते हैं। हुँ, स्पर्म एनालिसिस पे आ जाते हैं। अल्कोहल तो पी रही हो, रोज़ पी रही हो, हुँ, खुश होके पी रही हो, हुँ, बट उसका सीधा इम्पैक्ट उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे पड़ रहा है, हुँ। वो कम होते जा रही है। फिर स्पर्म को कैसे डैमेज करती है? स्पर्म के डीएनए को ही डैमेज करना शुरू कर देती है। जिसका डीएनए डैमेज है तो वो कंसीव कैसे करवा पाएगा? बिल्कुल। उसके बाद स्पर्म काउंट, इतनी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, हुँ, उनका स्पर्म काउंट 5 मिलियन तक भी रह जाता है। हुँ। और उससे कम भी हो जाता है, ओके, और जो चाहिए होता है वो 20-25 मिलियन एटलीस्ट चाहिए होता है। 20-25 मिलियन होना ठीक है? चाहिए। तो रोज़ अल्कोहल पीने से स्पर्म काउंट नीचे गिर रहा है। पिछले 50 सालों में 50% लोगों का स्पर्म काउंट नीचे गिर चुका है। हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ठीक है? स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी होती है स्पर्म की शेप कैसी है। ओके, शेप खराब होगी तो एग फर्टिलाइज़ नहीं होगा। ओके। उसके बाद आ गई स्पर्म मोटिलिटी, वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, कितनी कर रहा है। अब उसकी मूवमेंट इतनी है ही नहीं कि वो एग को के अंदर पहुंच पाए, हुँ, तो कैसे कंसीव करवा पाओगे? बिल्कुल ठीक है। ठीक है? उसके बाद स्पर्म का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। फिर जो अल्कोहल पीते हैं उनकी बॉडी एसिडिक होती है, स्पर्म एसिडिक है, तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो लड़कियों के टेस्ट तो सारे हो गए, मेल का स्पर्म एनालिसिस भी तो होना चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए ना कितने पानी में है, कितने नहीं पानी में। तो सबसे पहले तो ये तो अल्कोहल वालों की बात है। जी, जी। जो अल्कोहल है ना, वो टेस्टोस्टेरोन भी लेवल कम करती है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने ज़्यादा शुरू बढ़ा कर देती है। देती है। सही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कम होंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी। हुँ, तो वो लिंक है ना, सारे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ से ही इतने जुड़े हुए हैं। खुशी-खुशी आप ड्रिंक रोज़ कर रहे हो, पर आप अंदर से खत्म हो रहे हो, अंदर से हॉलो हो रहे हो, लड़कों को ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है? एक और बात, लेट्स सपोज़ जैसे एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, हुँ, इसकी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, लेट्स सपोज़ कोई जिम जाता है, हुँ, तो बहुत सारे लोगों को ये इनकरेज किया जाता है कि यार ये अमीनो एसिड खा लें आप, हुँ, या आप कोई भी जो आपकी जो चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए जिसमें आप हुँ, अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, हुँ, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार हम शॉर्टकट ले लें और एक टाइम गुजारने से पहले ही हम अपनी जान ज़्यादा बिल्डअप कर लें, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। हुँ, 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 उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि वो जो चीज़ वो खा रहे हैं, उनका जो एसिड है, हुँ। वो किस हद तक फ़ायदेमंद है या किस हद तक नुकसानदेह है? सप्लीमेंट खाने से ये तो नहीं है कि रातों-रात जान आ जाएगी। जब तक नेचुरल फूड नहीं खाएँगे, जी, जी। तब तक जान नहीं आती। मैं जान डालने के लिए भी चीज़ें बता देता हूँ, अगर हुँ, लड़के जिम जा रहे हैं या लड़के जिम भी नहीं जा रहे। आजकल ना अंदर से एनर्जी लेवल खत्म होते जा रहे हैं, अंदर से लड़कों की स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है। तो अगर लड़कों ने अपनी बॉडी में जान डालनी है, अपने एनर्जी लेवल बढ़ाने हैं ना, उसके लिए मैं एक रूटीन बता देता हूँ। ये रूटीन फॉलो करनी शुरू कर दे, दे विल फील स्ट्रांग। हुँ, ठीक है? सुबह उठते ही उन्होंने 2 अंजीर ठीक है, और डेट्स खाने हैं। सही है, ठीक है? और साथ में 5 आलमंड हो गए। ठीक है, ये उठते ही हो गया। ब्रेकफ़ास्ट में उनके बेसन वाली चपाती, सही है। अजवाइन के साथ नीडेड हो, हुँ, और साथ में एक बहुत बड़ा बाउल कर्ड का होना चाहिए। ठीक है। ठीक है? और जो नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है, वो उसमें 1 या 2 एग भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, कर्ड से रिलेटेड बात बताइएगा कि कर्ड कोई ऐसा मखसूस तो नहीं है? कोई स्पेसिफिक जैसे नॉर्मली कर्ड सिंपल जो घर ग्रीक में योगर्ट बना आते हो, हैं। जो सिंपल घर में कर्ड आ रहा है, जहाँ बाहर से भी मिल रहा है, नॉर्मल कर्ड है, वो 300 टू 350 एमएल तक एक उसमें सर्विंग में ले सकते हैं। हुँ, कर्ड कोई भी हो, कर्ड स्टमक के लिए अच्छा ही होता है, बस फ्रेश होना चाहिए या अच्छी कंपनी का होना चाहिए। उसके बाद लड़कों की डाइट में चना सूप, हुँ,
चने सूप में थोड़े से पोटैटोज़ डाल लें हुँ, और ऊपर से लेमन स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। ठीक है? और दिन में शक्कर और घी के 3-4 चम्मच होने चाहिए। हुँ, सोने से पहले हल्दी वाला दूध और 2 आमंड बॉयल करके। ठीक है। ये वाली रूटीन जो नॉर्मल डाइट है उसमें ये चीज़ें ऐड कर लें, लड़कों के शरीर में बहुत जान आ जाती है और जिम की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है या आउटडोर वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये बताएँ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि बोला जाता है कि कभी भी आपकी बॉडी बनाने के लिए 75% आपका फूड इंक्लूड होता है। हुँ, ये नहीं होता कि 70% डाइट कर लो, 30% एक्सरसाइज कर लो। हुँ, डाइट 100% करो, डाइट ये नहीं खाना कम कर दो, हुँ, क्वालिटी और हेल्दी फूड खाओ हुँ, 100%। हुँ, 100% आपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना, चाहे 60 मिनट्स कर रहे हो, 60 मिनट्स वो होने चाहिए आप अपने 100% इफेक्टिवनेस दिखा रहे हो। हुँ, और उसके बाद आगे स्लीप। हुँ, अगर आप 4 घंटे सो रहे हो, फिर भी बॉडी खराब ही होगी। कम से कम 7 घंटे की डेली स्लीप चाहिए ही चाहिए। हुँ, और जितना लेट सोते जाओगे उतनी ग्रोथ हार्मोन भी कम एक्टिवेट होते हैं। अगर हुँ, टाइम से 10-11 एटलीस्ट 12 बजे तक भी सो जाओ ना, तो काफ़ी हद तक उनकी हेल्थ ठीक रहती है। ठीक रहती है। हाँ तो जी। अब लेट्स सपोज़ जैसे हमने डाइट की बात की, आपने डाइट हाँ पूरा जी। एक प्लान बताया कि किस तरह से बॉडी में आपकी ताकत आ सकती है। हाँ। बहुत सारे लोग कुछ डाइट प्लान्स फ़ॉलो करते हैं जो बड़े नामवर हैं। लेट्स सपोज़ हम बात करते हैं कीटो डाइट की। हुँ, तो कीटो डाइट अगेन वेजिटेरियन भी है, लोग जो नहीं खाते हैं उसके लिए भी है। हुँ, तो कीटो डाइट करने का कहते हैं कि ये एक लाइफ़स्टाइल है। हुँ, अगर आपको करना है तो आपने कंप्लीटली इसको अब्ज़ॉर्ब करना है। हुँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कीटो डाइट करते हैं और वो एकदम श्रिंक हो जाते हैं एंड हुँ, देन द मोमेंट दे लीव हुँ, उसके बाद वापस से उतनी ही तेजी से उनकी बॉडी बढ़ना शुरू हो जाती है। हुँ। तो ये किस हद तक सच्चाई है कि क्या करना चाहिए या कोई ऐसा और नेचुरल तरीका है जिससे उनकी बॉडी फिट रहे? हर एक की ना बॉडी टाइप कैसी है, लाइफ़स्टाइल कैसी है, हुँ, वैसे डाइट होनी चाहिए। हुँ, कीटो डाइट से रिज़ल्ट तो आप ना ऑनलाइन चले जाओ, आप डाल दो कि आई वांट टू लूज़ 10 केजीज़, आई वांट टू लूज़ 5 केजीज़ इन अ मंथ। हुँ, चैट जीपीटी से भी डाइट बन जाएगी, बट वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है? बिल्कुल सबसे ठीक पहले है, तो ये देखना है। सही है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि तीनों टाइम खाना खा के, अच्छा खाना खा के आप वेट लॉस भी कर सकते हो, सारे हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक कर सकते हो। व्हाई टू गो एक्सट्रीम? हुँ, एक्सट्रीम में आपको जाके रिजल्ट मिल जाएँगे। कीटो डाइट आप लाइफ लॉन्ग नहीं फॉलो कर सकते। इंटरमिटेंट थोड़े से लोगों को सूट करती है, सारे लोग तो उसको भी फॉलो नहीं कर सकते। एक हमारा लाइफ़स्टाइल है कि हम जब से पैदा हुए हैं, हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं ज़्यादातर लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 3 टाइम खाना खा के अगर आप अपना हेल्थ गोल अचीव करते हो, वेट लॉस करते हो, वो सस्टेनेबल है। नई चीज़ें जितनी भी ऐड करोगे, हुँ, वो बाउंस बैक होंगी ही होंगी। कब तक आप कीटो कर लोगे? कब तक नई-नई चीज़ें फॉलो कर लोगे? अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेके आओ ना, उसको इम्प्रूव कर लो, उसी से फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि हम लोग बेसिकली देखा जाए एशियंस लोग हैं, हुँ, तो अगेन हम लोग मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या हुँ, नॉर्मल चीज़ें हम ज़्यादा नहीं खा सकते। हुँ, तो अगेन हम एक ऐसी चीज़ पे जा रहे हैं जो हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते और फिर कुछ अरसे बाद छोड़ते हैं तो फिर वो हम ज़्यादा खा लेते हैं। हुँ, तो फिर वो जो थोड़ा बहुत कम किया होता है हमने वो इतना एक्सट्रीम पे बढ़ जाता है कि वो फिर संभलता नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हमेशा कि लड़के जो होते हैं ना वो जब जिम जाना शुरू करते हैं, आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट प्योरली इन पाकिस्तान जो मैंने सुना है, हुँ, ठीक है? तो व्हेन आई वाज़ गोइंग टू जिम के ये कहा जाता है कि यार 17-18 साल 19 साल से पहले ना जिम नहीं जाना क्योंकि ना आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, हुँ, या अगर आप कुछ ज़्यादा वज़न उठा लेंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएँगे, या हुँ। आपके लिए कुछ मुश्किल हो जाएगी कि आपका कद बढ़ना बंद हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप अबव 20 हो देन जिम जाके इसको जॉइन करो। इसमें क्या हकीकत है? कोई बात नहीं, हुँ, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, हुँ, ठीक है? मैंने एनआईएस पटियाला से अपना फ़िटनेस का कोर्स किया था सबसे पहले। तो उनकी भी स्टडी है कि आम लोगों में ये मिथ है कि अगर आप छोटी एज में वेट लिफ्टिंग शुरू कर देती हो तो हाइट नहीं इंक्रीज़ होती। हुँ, ये बहुत बड़ा वहम है, हुँ, ठीक है? अब इसको जस्टिफ़ाई कैसे करना है? अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो छोटी एज से या जिम जा रहे हो, कोई एज नहीं है। हुँ, सबसे पहले तो जो सेफ्टी ज़रूरी है। 5 साल के बच्चे को नहीं पता जिम में मैंने क्या करना है, क्या करना है। जिम की एज नहीं है, बट अगर जिम आप छोटी एज में भी जा रहे हो, आपके पास फिटनेस ट्रेनर अच्छा होना चाहिए जो आपकी हेल्थ, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको ट्रेन करे। हुँ, और उसके हिसाब से आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए सही। बल्कि ना अगर टाइम पे जिम की बात नहीं करूँगा, मैं हमेशा एक्सरसाइज़ की बात करता हूँ। हुँ, जिम जाना कोई वो बेंचमार्क नहीं कि जिम जा रहे हो, बहुत से लोग जिम जा रहे हैं फिर भी हेल्दी नहीं है, ठीक है? हुँ,
तो मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ। हुँ, एक्सरसाइज किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। बल्कि अगर एक्सरसाइज जल्दी शुरू कर देना, बच्चों के मसल्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। हाइट बल्कि ज़्यादा बढ़ के आती है, निकल के आती है। हुँ, हुँ। ठीक है? हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आजकल जैसे बच्चों को भी फैटी लिवर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी तो हो रही है ना, बिल्कुल सही है। तो तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 18 साल की या 20 साल की एज से शुरू करना एक चाहिए। बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है अमृतसर के इंक्लूडिंग मी, मुझे भी कुछ अर्से पहले तक ये कन्फ्यूज़न थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डायटीशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट? डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हुँ, डाइटिशियन आप पूरी डिग्री करके, बैचलर्स की करके, बैचलर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हुँ, 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 टू प्रैक्टिस एज अ डाइटिशियन। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपने 2-3 महीने का भी कोर्स कर लिया तो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर पाते हो। उसमें बस आप ना न्यूट्रिशन में हल्की-फुल्की फेर-बदल कर सकते हो। अगर आपको पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस चाहिए, आपको हेल्थ हर एक हेल्थ इश्यू पे काम करना है, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट को चैलेंज होता है। वो उनकी ना तो उनकी पढ़ाई की होती है, ना उनकी जाँच की होती है। वो हल्की-फुल्की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं वेट लॉस, वेट गेन पे, इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर आपको डीप डिग इन करना है, तो यू नीड टू हैव अ डिग्री एंड यू नीड टू प्रैक्टिस एज़ अ डायटीशियन। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि एक मेल प्रॉब्लम है बहुत कॉमन। अ, वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक मेरे दोस्त को भी था, जिसको आम अल्फाजों में नॉर्मल ज़बान में कहते हैं मैन बूब्स, हाँ, गायनेकोमास्टिया हुँ, आपकी डॉक्टरेट ज़बानों में चीज़ों में कहा जाता है। उसकी वजह क्या होती है और उससे किस तरह आप बच सकते हैं? ओके। तो पहले तो उसकी वजह पे, हुँ, मैन बूब्स आजकल बहुत कॉमन फिनोमेना बन गया। हुँ, बहुत लड़के पतले होते हैं, हुँ, बट फिर भी मैन बूब्स होते हैं। हुँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं। पहले क्या होता था, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनको इस ये दिक्कत आती थी, बट अब उसका वेट के साथ इतना वो नहीं रहा। हुँ, बहुत लड़कियाँ जिनका वेट एग्ज़ैक्टली ठीक है उनकी हाइट के हिसाब से, बट फिर भी मैन बूब्स होती हैं। हुँ, तो मैन बूब्स होने के बहुत से रीज़न हैं। हुँ, अ, सबसे पहले हार्मोन इम्बैलेंस। हुँ, जितने मेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होंगे, हुँ, आपने देखा होगा, उनकी चेस्ट ना पफ़ी होती है, हुँ, फैट ज़्यादा होती है, सॉफ्ट-सॉफ्ट स्किन, वो लो लड़कों की सॉफ्ट-सॉफ्ट चेस्ट होती है, हुँ, जो कि अगर वो अपनी शर्ट निकालते हैं, बिल्कुल मैन बूब्स की तरह लगती हैं। हुँ, उसका रीज़न है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं और हुँ, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं। हुँ, एक ना लीवर बहुत से काम करता है हमारी बॉडी में। उसमें से एक काम होता है कि जो एस्ट्रोजेंस हैं, उनको फ्लश करना मेल्स की बॉडी के बाहर। हुँ, जिनका फैटी लीवर है ना, उनको भी मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? फिर अल्कोहल बहुत बड़ा रीज़न है। अल्कोहल क्या करती है कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। जब एस्ट्रोजन लड़कों की बॉडी में बढ़ेगा, तो वो फैट उनकी चेस्ट में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप ये ठीक थोड़ा-सा है? बताते चलें ऑडियंस को कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या है? सबसे टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल हार्मोन्स, हुँ, एस्ट्रोजन होते हैं फीमेल हार्मोन्स। होते दोनों में दोनों हैं, बट हुँ, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होते हैं, हाँ, एस्ट्रोजन के कम होते हैं। ऐसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होते हैं और टेस्टोस्टेरोन के कम होते हैं। हुँ, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, हुँ, वो हार्मोन्स डिफाइन करते हैं। हुँ, हुँ, तभी लड़कों में मैन बूब्स की प्रॉब्लम आ रही है ना, जब फीमेल हार्मोन्स की रेशो जब मेल्स में बढ़नी शुरू हो जाए एस्ट्रोजन की, हुँ। तो वो मैन बूब्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक्ने की प्रॉब्लम भी आती है, एनर्जी लेवल लो होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ठीक है? क्या ये बाय बर्थ हो सकते हैं? बाय बर्थ भी हो सकता है। इसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं, बट हर एक चीज़ को काउंटर कर सकते हैं। हर एक चीज़ का इलाज है। लड़के क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर के पास गए, सर्जरी कराई, हुँ, थोड़ी देर ठीक रहा, वो फिर ग्रो हो गया। वापस आ गया। जब तक वो रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 टू 9 मंथ्स ओके। वो बॉडी के आपका हार्मोन इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने में। बट मैन बूब्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर उनकी डाइट अच्छी हो, उनका वर्कआउट भी उनके हिसाब से फिर प्लान होता है। हुँ, हम बहुत से ऐसे केसेस में काम करते हैं, विद इन कपल ऑफ मंथ्स उनकी मैन बूब्स की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती तो है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद फूड तो एंड उनकी क्या डाइट है ऐसी जो वो फ़ॉलो करें जो उससे फ़ायदा ले सकते हैं? उसमें ना सबसे पहले तो अगर बाहर का फैटी फूड खा रहे हो, हुँ, फास्ट फूड खा रहे हो, वो ठीक करें। अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करना शुरू करें।
फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जिससे जिन फूड से बढ़ते हैं वो फूड है। अब क्या होता है ना जो कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें डीपली उन पे एनालिसिस करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है कि इनकी वो प्रॉब्लम क्यों ट्रिगर हो रही है। हुँ, अगर तो आपको सीधा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करने, सीधी सीमेन क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसकी तो मैं रेमेडीज बता दूंगा, बट मैन बूब्स इज अ फार कॉम्प्लिकेटेड इशू। हुँ, वी नीड टू वर्क क्लोजली ऑन। उसमें एक नहीं है कि एक चीज बता दी उसी से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पहले रीजन भी तो देखना होगा ना कि क्या इंप्रूव हो रहा है। तो मैं टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करने के फूड्स जरूर बता सकता हूँ। स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करनी है उसके लिए बता देता हूँ, स्पर्म के लिए कर देता हूँ। हुँ, ठीक है, अगर किसी ने स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो ये रूटीन फॉलो करनी शुरू कर दे। सोने से पहले हल्दी वाला दूध, हुँ। उसमें 1 पिंच ना नटमेग पाउडर आता है जिसको जायफल भी कहते हैं। जी, सोने जी। से पहले जी। वो दूध में अच्छी तरह बॉयल करके पीना है। जब सुबह उठेंगे 2 ड्राई डेट्स, 2 अंजीर जो ओवरनाइट सोक्ड हो और 5 बादाम, हुँ, ये उठने के बाद खाने हैं। हुँ, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट में वही बेसन और अजवाइन वाला पराठा हो गया हुँ, या मिस्सी चपाती होगी, वो खानी है। और दिन में ना लस्सी और कर्ड होना चाहिए, इन चीज़ों को बैलेंस करने से। हुँ। इन चीज़ों से ही स्पर्म क्वालिटी इतनी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। हमें हमेशा ज़रूरी नहीं शिलाजीत खानी शुरू कर दें, इधर-उधर के सप्लीमेंट्स खाने शुरू कर दें। घर की चीज़ों से ही इतना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? और किसी ने अपने शरीर में, किसी लड़के ने अपने शरीर में जान बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना है, हुँ। उसके लिए गुड़ होता है ना, जी, जी। गुड़ और चने होते हैं। जी, जी। दिन में वो खाने हैं उन्होंने। सोने से पहले दूध, 2-3 आमंड्स बॉयल कर लें उसमें अच्छी तरह, और जब बॉयल हो जाएगा उसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड करके वो पी के वो सो जाएँ। और सुबह उठते ही 2 अंजीर हो गए, 5 बादाम हो गए, 2 वॉलनट, ये सुबह उठते ही खाने हैं। और दिन में 2 बनाना। हुँ। इन चीज़ों से ही स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नॉर्मल डाइट खा रहे हैं घर की, वो खानी है, ये चीज़ें ऐड कर लें, इससे उनकी जान बढ़ जाती है। तो ये जो सारी आप डाइट बता रहे हैं, कोई भी एक नॉर्मल बंदा सुनने के बाद ये शायद समझे कि यार ये इतना सारा खाने के बाद तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज भी तो करनी है ना, एक्सरसाइज़ भी करनी है इसमें। एक्सरसाइज ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ बाहर का फूड छोड़ दो, ये चीज़ें खा लो और घर का 2 टाइम का या 3 टाइम का खाना खाओ, वेट भी नहीं बढ़ेगा। आई चैलेंज एवरीबॉडी, ठीक है? हम ये चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद बर्गर, पिज़्ज़ा, अल्कोहल पी रहे हैं, वो तो फिर फिर तो तो खराब होगी ही बिल्कुल ना। खराब होगा। अल्कोहल का भी साइकिल बहुत बड़ा है, अल्कोहल के बारे में भी मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा आपके साथ। तो अल्कोहल का साइकिल लड़कों को बहुत खराब कर रहा है। चाहे उनकी डेली लाइफ होगी, चाहे फैमिली लाइफ होगी, स्ट्रेस लेवल हो गए, वो उस लूप में पड़ जाते हैं। क्योंकि मैं ना ये एक्चुअली ये मैं इसलिए बात करते-करते अल्कोहल पे आ गया। मुझे ना बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं कि अल्कोहल का बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हुँ, क्यों शुरू होती है? एडिक्शन क्यों होती है? उसको क्विट कैसे करें? इन हुँ। तीनों चारों चीज़ों पे भी मैं बात क आज मौका मिला है। क्योंकि मुझे भी ये होता है ना कि जब मैं ना दिन में हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं, कई बारी वीडियोज़ नहीं बना पाते, तो मुझे होता है किसी ना किसी पॉडकास्ट में जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पॉडकास्ट में वो आंसर दे दूँ। बिल्कुल सही है। तो अल्कोहल से अगर जब बात निकली है तो मैंने 2-3 लोगों से सुना था सिंस कि हम यहाँ रहते हैं। हाँ जी। तो एक मैंने बात सुनी थी कि आप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप वाइन को थोड़ा-सा पी लिया करें कि वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हाँ इसमें जी। क्या रियलिटी है? वाइन अल्कोहल किसी भी फॉर्म में हो, हुँ, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हुँ, मैं इस पे ज़ोर दे के कह रहा हूँ। ठीक है? अब इंस्टाग्राम पुलिस भी आ जाएगी कि मेरे ग्रैंडफ़ादर तो 90 साल से पी रहे हैं, वो हेल्दी हैं। ठीक है? उसके बाद नीचे और भी कमेंट आ जाएँगे, यूट्यूब पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। तो पहले तो अल्कोहल साफ़-सुथरी और अच्छी क्वालिटी की होती थी। और अगर ग्रैंडफ़ादर की बात कर रहे हो, आपके भी ग्रैंडफ़ादर होंगे, 8-8 10-10 घंटे काम भी करते रहे हैं। उन्होंने अपनी जवानी में अच्छा खाया, अच्छी एक्सरसाइज़ की, अच्छा काम किया, उनके जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ, तो जो लड़के कमेंट करते हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर ऐसे थे या मैं रोज़ 1 बॉटल पीता हूँ, आप ये बता दो कि आपके शरीर में आपके ग्रैंडफ़ादर जितनी एनर्जी और ग्रैंडफ़ादर जितनी जान है? सही बात है। ठीक है ना? आप इलॉजिकल बातें तो सारे कर सकते हैं। हाँ, पर अगर मैं लॉजिकल बात करूँ तो आप बताओ, जितने ग्रैंडफ़ादर 10 घंटे वो तो हल भी चलाते थे अपने हाथों से। हाँ, आप हल को उठा के दिखा दो, बिल्कुल सही है। ठीक है? वो उनमें क्षमता थी 10-10 20-20 किलोमीटर आराम से खेतों में चलने की, काम करने की। आप महीने में 10 किलोमीटर नहीं चलते होंगे, बिल्कुल सही बात ठीक है। है? और
आप आजकल तो लड़कों को पूरे-पूरे दिन पसीना भी नहीं आता, घर में पड़े रहते हैं। हुँ, तो आप कैसे अपने ग्रैंडफ़ादर को अपने साथ कंपैरिज़न कर सकते हो? क्योंकि वो आउटडोर एक्टिविटी खत्म हो गई है, ठीक है सब ना, कुछ है। आउटडोर एक्टिविटी होगी, नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हो, है ना? सारा दिन वीडियोज़ देख रहे हो, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो। इसके अलावा तो ये मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे लड़के नहीं आते, हाँ, ठीक है? क्योंकि मुझे अब मैं ना स्टेटमेंट देते हुए बहुत पर्टिकुलर होने लग गया। बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि बहुत सी ऑडियंस ऐसी है कि वो बोलती है कि हम भी तो अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आप सारे लड़कों को क्यों टारगेट करो? मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूँ। ये कैटेगरी वो है जो शाम 1 दिन अल्कोहल के बिना चला नहीं सकती, बातें बड़ी-बड़ी करते हैं। तो आपको ना एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। हुँ, हुँ, आपने भी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, सुबह सोचेंगे कि मैं आज से ड्रिंक नहीं करूँगा। हुँ, कितने ही लोग होंगे, मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि मैं आज से ड्रिंक नहीं करूँगा। बट शाम आती है, ग्लास हाथ में होता है, फिर शाम वैसी रंगीन हो जाती है। हाँ, तो और इसमें उस उनका भी कसूर नहीं है, ये ना एक अल्कोहल का लूप है, ठीक है? सुबह उठे, हैंगओवर हो गया या सर भारी हो गया, फॉगीनेस होगी, तो साथ ही साथ ध्यान में आता है कि मैं आज से ड्रिंक नहीं करूँगा, हाँ, ठीक है? तो अगले 2-3 घंटे अच्छे जाते हैं। दोपहर तक उनका वर्क प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, 2-3 फ्रेंड्स का फ़ोन भी आ जाता है, फैमिली प्रेशर भी हो गया, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने शुरू हो गए। हुँ, शाम तक फिर फॉगीनेस होनी शुरू होगी, ठीक है? डोपामाइन ने बोलना शुरू कर दिया कि बॉडी ने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे डोपामाइन चाहिए। हाँ, जब डोपामाइन शाम को हिट होता है, जब बॉडी बॉडी एक्चुअली ओके, लेट मी करेक्ट। जब शाम होती है तो बॉडी डोपामिन को क्रेव करना शुरू कर देती है। हुँ, जब बॉडी ने डोपामिन को क्रेव करना शुरू कर दिया, उसने नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हुँ, नर्वस सिस्टम हाईजैक हो गया, तो सबसे पहले ना उस इंसान के दिमाग में ये आएगा कि आज एक ड्रिंक कर लूँगा, कल एक देखेंगे। ड्रिंक से ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, एक ड्रिंक के बाद एक ड्रिंक जब और चलेगी, फिर उनका कंट्रोल छूट जाता है, फिर वो आधी बॉटल पे चलते हैं। फिर वो रात पूरी रंगीन, कलरफुल अल्कोहल पी रही हैं, साथ में तंदूरी चिकन भी चल रहा है, तो वो कल पे आ जाती है। हर एक अल्कोहल पीने वाला ये कहता है कि मैं कल से ड्रिंक नहीं करूँगा, ये लूप चलता रहता है। बॉडी की डिमांड होती है, हुँ, उनके पास एस्केप नहीं होता, हुँ, ठीक है? एस्केप क्यों नहीं होता? जो शाम शाम का 6 से 8 बजे वाला टाइम है, वो हर एक ड्रिंक करने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, ठीक है? तो उस टाइम में अगर जिसने तो वो टाइम निकाल लिया, वो तो कामयाब हो गया। बट वो 10 मिनट, 15 मिनट ही निकाल पाते हैं ज़्यादातर लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन्होंने अल्कोहल छोड़नी है ना, उनको उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि अगर अल्कोहल छोड़नी है, आप ऐसे छोड़ सकते हो। ज़्यादातर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आज से छोड़ दूँगा। हुँ, पर ये पूरा साइकिल है 10-15 दिन का, जो उनको डे बाय डे फॉलो करना पड़ता है और 15 दिन तक बहुत लोग अल्कोहल छोड़ देते हैं, ये सिंपल सी हैबिट से। हुँ, शाम का जिसका रेगुलर टाइम 6 बजे का या 7 बजे का है, उनको उसको डिले करना आधे घंटे के लिए। हुँ, 4 दिनों के लिए डिले कर दो, 30 मिनट के लिए। जिस टाइम पे ज़्यादातर लोग अल्कोहल पीते हैं, उसमें आप चाय पी लो या गर्म पानी पी लो, तो आधे घंटे की विंडो मिल जाती है, हुँ, क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर ठीक होगा तो ही अल्कोहल पे जाएँगे ना। हुँ, हुँ, तो 4 दिन के लिए 30 मिनट के लिए डिले होगी, ठीक है? जब 4 दिन निकल जाएँ, वो 30 मिनट को 1 घंटा कर दो, हुँ, अगले 4 दिनों के लिए। अगले 4 दिनों के लिए आपने 1 घंटे के लिए अल्कोहल को डिले कर दिया और उसमें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो। हुँ, जब ये 8 दिन आप ऐसे निकाल लो ना, उसके बाद 7 बजे ना जिम निकल जाओ, बैडमिंटन खेलो, एक्सरसाइज करने चले जाओ, हुँ, ठीक है? एक्सरसाइज करके आगे फिर भी उससे आपको डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों ही हिट हो जाएँगे। हुँ, हुँ, मेन बात तो डोपामाइन और सेरोटोनिन की है ना, एक्सरसाइज आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगी, बॉडी के हार्मोन्स भी ट्रिगर हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी मन करे एक आधी ड्रिंक ले लो। हफ्ते के लिए ये रूटीन फॉलो करने के बाद, स्पोर्ट्स में या जिम में पार्टिसिपेट करने के बाद, हफ्ता ये हो गया, उसके बाद इमीडिएटली खाना खा लो। हुँ, जब खाना खा लिया, फिर कोई अल्कोहल नहीं पिएगा। हुँ, तो जो भी अल्कोहल क्विट करने की कोशिश करते हैं, वो एकदम क्विट करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ अ सिस्टमैटिक पैटर्न दैट नीड्स टू बी फॉलोड। हुँ, हुँ, बहुत लोग हैं जिनकी हमने हेल्प की है,
बट फर्स्ट स्टेप तो लेना होगा, हुँ, थोड़ा थोड़ा माइंड को कन्विंस करना होगा बिल्कुल इसके सही बात लिए। है। अच्छा, अभी हमने बात की चाय की, हाँ। अभी ज़िक्र निकला कि चाय पी लेते हैं। हाँ। तो एक रिसेंटली मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जब पत्ती हम्म। दूध के साथ या पानी के साथ मिलती है तो वो ज़हर बन जाती है हमारे लिए। तो और देखा भी यही गया कि लेट्स सपोज़ जैसे हम एशियन लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, खाना खाने के फ़ौरन बाद ना हमें चाय की क्रेविंग होती है कि हमें चाय खानी है। बहुत से लोग पान भी खाते हैं। हम्म। तो चाय की ऐसी क्या चीज़ जो हमें वो अंदर सुकून देती है? क्या है इसकी हकीकत चाय क्या है? में कैफीन होती है, हुँ, ठीक है। एक्चुअली ना बहुत से लोग ना चाय के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हाँ, हाँ। जो फीमेल्स होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, जो 5-10 मिनट उनका चाय पीने का टाइम होता है, वही टाइम उनका होता है जिसमें वो आराम से बैठ के चाय पी सकती हैं। हुँ, तो उनका कनेक्शन सिर्फ चाय के साथ नहीं है, उनका कनेक्शन वो चाय वाला उनके खुद के साथ होता है, उसमें वो अपने साथ टाइम बिताती हैं। एक सिर्फ चाय का कप है जो फीमेल एन्जॉय करती है, हाउसवाइफ हुँ। पर्टिकुलरली। बाकी खाना भी वो टाइम पे नहीं खाती। आप जितनी मर्ज़ी फीमेल्स देख लेना, खाना उनका ऊपर-नीचे हो जाएगा, सारी रूटीन, चाय सोने की वहीं होती रूटीन है। है। चाय अगर 11 बजे पीनी है, तो वो 11 बजे ही बिल्कुल पिएँगी। ऐसे ही देखा सिर्फ़ गया है। चाय के साथ उनका इतना बड़ा कनेक्शन होता है, उसके साथ उनके डोपामाइन लेवल्स पूरी चोटी पे चले जाते हैं और बहुत सी फीमेल्स कहती भी हैं कि अगर हम चाय क्विट कर दें, तो हेडेक होना शुरू हो बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। तो चाय पे भी बात कर लेते हैं। चाय नुकसान इतना नहीं करती। चाय का फीमेल्स के साथ बहुत अच्छा और गहरा कनेक्शन है, ठीक है? इसमें अब फीमेल्स की बात भी करेंगे, चाय की बात भी करेंगे। जी, जी, जी। तो पहले तो चाय नुकसान कैसे करती है और क्यों नुकसान करती है, उस पे बात करते हैं। हुँ, सबसे पहले तो जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं, हुँ, वो साथ ही साथ एसिड बनाना शुरू करती है। चाय का ना नेचर एसिडिक होता है। हुँ, जब सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पी ली तो वो एसिड बनाएगी बनाएगी, हुँ, वो खराब करती है। बहुत लोग ब्रेकफास्ट किए साथ के साथ चाय पी ली। हुँ, जब ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते हैं तो जो चाय में टैनिन्स होते हैं हुँ, जो आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसी वजह से बहुत फीमेल्स को आयरन की डेफिशिएंसी भी होनी शुरू हो जाती है हुँ, और बहुत से न्यूट्रिएंट्स और भी अब्जॉर्ब नहीं होते। हुँ। ठीक है। लंच किया, डिनर किया, इमीडिएटली बाद उसके बाद में चाय पी ली। ये चीज़ खराब है। खाने और चाय का एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का गैप होना चाहिए। तो ठीक है? चाय या फिर कितनी होनी चाय के चाहिए? साथ जो नमकीन खा रहे हैं, हुँ, मट्ठी खा रहे हैं, रस खा रहे हैं, हुँ। वो ज़्यादा नुकसान करते, इतनी चाय नुकसान नहीं कर रही। चाय पीने का तरीका सही होना चाहिए, चाय नुकसान नहीं करेगी, मैं बोलता हूँ। नहीं तो चाय कितनी लाइक लिमिट में पीनी चाहिए? लाइक दिन में 4 दो दफ़ा, 2 2 से दफ़ा, 3 कप बहुत है। 2 अगर से 2 3 से कप? 3 कप और जो चाय 2 से ज़्यादा 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय पी रही हैं, वो बॉडी को नुकसान करती है क्योंकि वो एसिडिक होता है तो बॉडी हमेशा एसिडिक हुँ, रहेगी। तो मैं चाय पीने का सही तरीका बता देता हूँ, ठीक है? सुबह उठते ही खाली पेट चाय नहीं पीनी। हुँ, सुबह उठते ही 5 बादाम, साथ में जीरा पानी और वॉलनट खा लो। हुँ, उसके 1 घंटे के बाद चाय पी लो, चाय नुकसान नहीं करेगी। हुँ, ठीक है? ब्रेकफास्ट बहुत लोग क्या करते हैं ब्रेकफास्ट को स्किप करके चाय पीती हैं। हुँ, ब्रेकफास्ट अपने टाइम से 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, उसके 2 घंटे के बाद चाय पी लो, नुकसान नहीं करेगी। चाय के साथ बिस्किट, नमकीन खाने बंद कर दो। अगर बिस्किट खाने हैं तो आटा बिस्किट खा लो, ठीक है? या आजकल ना रोस्टेड स्नैक्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जी, बाजरे वाले हो गए, अलग-अलग रोस्टेड स्नैक्स मिल रहे हैं, वो खा सकते हो। मुरमुरे हो गए, जिसको राइस पफ्स कहते हैं, जी, वो जी, खा लो। जी, जी, हल्की चीज़ खाओ, हुँ, चाय नुकसान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। ठीक है? और एक और बात बताता हूँ, हुँ, जब भी चाय पीनी है उससे 5-10 मिनट पहले 2 ग्लास पानी पी लो। हुँ, जो चाय का एसिडिक इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, हुँ, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, ओके। अच्छा, एक बात मुझे बताएँ कि रिसेंटली कुछ अरसे पहले लाइक इफ यू गो बैक 20 इयर्स बैक और 25 इयर्स बैक, हम जब छोटे थे, हमारे अब्बू नॉर्मल जो खाना खाते थे, उस ज़माने में ये कहा जाता था कि यार खाने अच्छे होते थे, ऑर्गेनिक खाने मिलते थे। अभी रिसेंटली जो एक स्टडी देखने में आई है कि चिकन जो खाते हैं लोग, हुँ, आपने रिसेंटली शायद नोटिस किया हो, आजकल की जो चिकन्स है ना, वो काफ़ी एकदम बड़ी तगड़ी सी हो गई ना, जो हुँ, नॉर्मल होती थी उससे कहीं ज़्यादा अपने साइज़ से ओवर साइज़्ड है। हुँ। तो लोग इस तरह कहने लग गए हैं कि यार चिकन खाना ज़्यादा नुकसानदेह, इससे कैंसर फैल रहा है। इसकी क्या हकीकत क्या है इस बारे में? जो कैंसर फैल रहा है ना, जी, जी। वो जितनी गलत क्वालिटी का फूड खा रहे हो, वो चाहे चिकन हो, पनीर हो, हुँ, दूध हो,
वेजिटेबल्स हों, जिनमें ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रही हैं, यूरिया यूज़ हो रहा है, एनिमल्स में हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं। हुँ, वो वाला दूध पियोगे, वो वाला चिकन खाओगे, वो वाले एग खाओगे, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, तो कोशिश करनी है हमेशा, जब भी चिकन खराब नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स खराब नहीं है, बट उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। हुँ, तो इतना सा काम कर लो जहाँ से भी आप सोर्स कर रहे हो। आजकल तो फूड फॉरेन कंट्रीज़ में तो जो फूड डिपार्टमेंट है, वो बड़े अच्छे से रेगुलेट कर रही है। हुँ। तो चॉइस हमारी कैसी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले ज़माने में तो देसी अंडे होते थे, फार्मी तो कुछ था हुँ, ही नहीं। हुँ, अब वो उनको कैटेगराइज़ कर दिया कि अब देसी महँगा हो गया है और हुँ। फार्मी जो है वो सस्ता है। तो अब चूँकि कैटेगराइज़्ड हो गया है तो वो एक इंडस्ट्री अलग बन गई है, ये वाली एक इंडस्ट्री अलग बन गई। तो इसमें क्या डिफ़रेंस क समझते हैं आप कि फार्मी मुर्गी खाएँगे तो ठीक है या देसी खाएँगे तो ठीक है या दोनों एक ही जैसे हैं? देसी देसी में क्या होता है ना, देसी फ्री रेंज hen होती है, हुँ, ठीक है? जो देसी फ्री रेंज एग हैं, उनका वो खुले में घूमते हैं, हुँ, ठीक है? उनमें स्ट्रेस भी नहीं होता। जो फार्मी होते हैं, वो तो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं। बॉडी स्ट्रेस में है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। हुँ, तो जब भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको चिकन खाना है, एग खाना है, तो वो फ्री रेंज बर्ड्स का खाएँगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। सही बात है। अच्छा अब हम बात करते हैं जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी इस चीज़ पे बन चुकी हैं। बहुत सारे लोग भी इस पे आजकल रुझान ज़्यादा होता है कि जब कोई पेरेंट्स कंसीव नहीं कर पाते, हुँ। तो कुछ अरसे तक तो अगर वो ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाते तो लोग फिर आईवीएफ की तरफ जाते हैं। हुँ। इसमें क्या हकीकत है कि हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि आईवीएफ के थ्रू हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ बनवा सकते हैं? सब मर्ज़ी से कैसे बनवा सकते हैं? लेट्स सपोज़ जैसे बहुत सारी जगह ऐसा कहा जाता है कि आपने किसी ऐसे हेल्दी पर्सन का स्पर्म लेना है हुँ, या किसी ऐसी उसके साथ करना है तो जिसमें वो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। हुँ। यहाँ तक कि भी सुना है मैंने कि आप अपनी मर्ज़ी के आँखें बच्चों की उसकी तरह हों, सेहत इस तरह से हो या ट्विन्स आप अपनी मर्ज़ी की करवा सकते हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? मतलब साइंस क्या कह रही है इसकी? इसमें साइंस ये कह रही है ना कि अब जेनेटिक्स का रोल तो प्ले होता ही है। हुँ, तो अगर आप किसी के जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो अगर वो वाला आप स्पर्म या वो वाला एग यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे तो नहीं होंगे, किसी हद तक वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो जाएँगे, हुँ, ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग इतना कर लो, अपनी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लो, आप ही इतने मजबूत हो जाओ, तो आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हम खुद अपने आप को वीक कर रहे हैं ना डे बाय डे। हुँ, 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 और आईवीएफ क्या लगता है, आईवीएफ का सक्सेस रेट 40-50% है। आईवीएफ फेल क्यों हो रही हैं? आईवीएफ फेल इसलिए हो रही हैं, या तो फीमेल की एग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा थिन है, या फिर उनको हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। अगर हार्मोन्स ज़्यादा उसमें हार्मोन्स की रेशियो ठीक नहीं है, तो भी आईवीएफ फेल हो जाता है। ये तो फीमेल की होगी। हुँ, स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल हाई है, तो भी फेल हो रहा है। उसके बाद मेल पे आ जाते हैं। मेल की अगर सीमेन क्वालिटी अच्छी नहीं है, हुँ, पहले भी मैंने बात की थी, सीमेन एसिडिक है, स्पर्म एसिडिक है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, शेप, ये सारी चीज़ें अगर मेल्स की स्पर्म की नहीं ठीक है, तो भी आईवीएफ फेल होता है। तो पहले अगर आईवीएफ भी कराना, तो आप ये मेक श्योर करो कि आपकी बॉडी उतनी तैयार है, हुँ, आपकी बॉडी के सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तभी एम्ब्रियो ग्रो होगा ना। एम्ब्रियो ग्रो कैसे होगा? आपने एग फर्टिलाइज़ करवा दिया, हुँ। पर एग को फर्टिलाइज़ करा करने के बाद एम्ब्रियो को की ग्रोथ के लिए वैसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हाँ, ऐसी जगह तो बनाए जहाँ पे वो बन सके। ठीक है ना? हुँ, तो उसको डेवलप होने के लिए भी तो वैसा एनवायरनमेंट होगा। अगर वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ेंगे, आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ के हुँ, हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं, एशियन लोग जो होते हैं, उन पे प्रेशर बहुत होता है कि अब लेट्स सपोज़ शादी हुई है, कुछ अरसे बाद आपको बच्चे कंसीव करने हैं या नहीं हो रहे तो उन पे प्रेशर होता है कि अब सिर्फ़ औरत ही टेस्ट कराए या मर्द टेस्ट नहीं कराता। ये जो भी हमने बात की थी। हुँ, तो लेट्स सपोज़ चलें उन्होंने कंसीव कर लिया, अब बच्चे आपके हो गए। हुँ, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है औरतों में कि पोस्टपार्टम जो एक प्रेशर होता है लोगों पे, जो डिप्रेशन आता है,
वो आई थिंक जो मैंने नोटिस किया कि हमारे एशियन कल्चर में उसको कोई नोटिस ही नहीं करता, वो कहता है कि बस ठीक है कि फेज़ है, गुज़र जाएगा। तो हुँ। इसकी क्या हकीकत है कि वाक़ई औरतों के साथ क्या होता है और उनको क्या उसके लिए रेमेडी करनी चाहिए? उसमें ना जब पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं इसे, हुँ। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे हो ना, जी, जी। इसको पोस्टपार्टम ब्लूज़ भी कहा जाता है। ओके। फीमेल को एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि बेबी होने के बाद क्या होना है, हुँ, ठीक है? क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होती है, हर 2-3 घंटे बाद बेबी को फीड चाहिए होती है, हुँ, ठीक है? तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हिट होती है लेडीज़ की, नींद हिट करती है। हुँ, रात को भी उनको उठ-उठ के बेबी बेबी एक तो बेबी का सोने का टाइम नहीं होता, हो सकता है सारी रात जागता रहे। अगर सो रहा है तो हर 2-3 घंटे के बाद बेबी को फीड देनी होती है हुँ, और इसके बाद डिलीवरी के बाद लेडीज़ की ना हेल्थ बहुत वीक हो जाती है। हुँ, एक तरह से उनका रीबर्थ की स्थिति होती है, हुँ, बॉडी में से सारी जान निकल चुकी है, बॉडी को रिकवरी करवाना है, तो रिकवरी पे इतना ध्यान नहीं देते, अपने खाने-पीने पे ध्यान नहीं देते और फिर उनकी जो फ़िज़ीक है, फ़िज़ीक लूज़ हो जाती है, स्टमक की स्किन लूज़ हो जाती है, तो जो भी होता है ना बहुत उनके ना वो ना उसको साइकोलॉजिकली बहुत सी फीमेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, हुँ, ठीक है? सबसे पहले तो उनकी बॉडी वीक होगी, हुँ, बॉडी में जान नहीं है, बहुत वीक फ़ील करती हैं। उसके बाद बॉडी की शेप भी बिल्कुल ख़राब होगी, हुँ, स्किन लूज़ होगी, स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए, पेट लटक रहा है, ठीक है? और उसके बाद उनको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है कितने दिनों के लिए, जिससे उनकी वीकनेस और बढ़ जाती है। हुँ, और फिर घर का काम भी करना होता है इतनी वीक स्थिति में। हुँ, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, बट जो दिन की रूटीन है वो वैसी ही चलती है, वैसे ही उनको काम भी करना है, अपने हस्बैंड को भी खाना खिलाना है, अपने इन-लॉज़ को भी खाना खिलाना है, साफ-सफाई का भी ख़्याल रखना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत सी फीमेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हुँ, या उ उस टाइम को झेल नहीं पाती, जिस वज़ह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबसे पहले तो फीमेल्स को अपनी डाइट का ख़्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है इन वेस्टर्न कल्चर, इन 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 एशियन कल्चर, कि हम पुराने ज़माने की बात करें तो चलें वो तो बहुत डिफरेंट था कि जैसे हमारी दादी थी, हुँ, वो अपने प्रेगनेंसी में भी काम करती थी, थोड़े हुँ, सख्त जान थे वो लोग। हुँ, अभी हम जो नोटिस करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज़ अगर हम वेस्टर्न औरतों को देखते हैं कि वो लोग प्रेगनेंसी के बावजूद भी जिम जाते हैं या वज़न उठाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है लाइक देयर आर फेजेज़ कि वो जो बहुत नाज़ुक होते हैं, आई नो। बट अगेन हमारी औरतें बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं कि थोड़ा तेज़ नहीं चलना या कोई वज़न नहीं उठाना, या अगर हम जिम नहीं जा सकते हम उसमें बहुत एहतियात करेंगे। यहाँ तक कि वॉक पे भी जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका वज़न एक तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो व्हाट इज़ रियली रिकमेंडेड कि जो वेस्टर्न कर रहे हैं, जो वज़न उठा रहे हैं, वो हेल्दी है बेबी के लिए या हमारी औरतें ठीक हैं? इसमें ना जो वेस्टर्न वाली फीमेल्स की बात कर लेते हैं, हुँ, वो ये नहीं कि कंसीव करने के बाद जिम जाना शुरू करती हैं। हुँ, वो कंसीव करने से पहले भी जिम जा रही होती हैं। ओके। उनके पेल्विक मसल्स, उनके एब्डोमेन मसल्स, उनकी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हुँ, जो जिम जाने का इम्पैक्ट उनके बेबी पे, उनकी प्रेगनेंसी पे नहीं पड़ता। ओके। हुँ, ठीक है, आप पहले जिम नहीं गए, कंसीव कर लिया, उसके बाद आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, बॉडी तैयार नहीं है ना, हुँ, 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 आपके मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हुँ, तो जो पहले टाइम में थे, जो फीमेल्स घर का काम करते थे, उनकी पोछा भी लगाते थे बैठ के, सर घर के सारे काम, कितने लोगों को खाना बनाना, कितने ही कपड़े धोने, तो उनके मसल्स काम करते रहते थे, इसलिए उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती थी। आजकल की फीमेल्स की ना कोर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एम्ब्रियो को अच्छी तरह होल्ड कर सके, सेव कर सके। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं। हमने अपनी बॉडी को कमज़ोर बनाया है। तो अगर एक एक लेट्स सपोज़ एक औरत की प्रेगनेंसी होती है, एज़ पर मेडिकल व्हाट इज़ द डिफरेंस कि एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में कितना रिकमेंडेड वक़्फ़ा होना ऐसा चाहिए? कोई टाइम नहीं है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हुँ, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर तो दिक्कत आएगी। नहीं तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, बॉडी बॉडी आपकी ना चाहे मेल्स की चाहे फीमेल्स की उतने उसको जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हुँ। आपके हाथ में होता बट है, आपकी एक लाइफ़स्टाइल में ऑन एन होता है। एवरेज बेसिस अगर हम बात करते हैं, तो मेडिकल इस बात में क्या कहता है? मेडिकल नहीं मैं प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ। हाँ, पहले भी तो ओके
तो मेडिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 15-15 बच्चे हो रहे थे ना, साल-साल के बाद बच्चे हो रहे थे, तो भी फीमेल्स को कोई दिक्कत नहीं आती थी, हाँ, ठीक है? बट आज का सिनेरियो देखते हुए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि फीमेल्स को अगर 2-3 साल का गैप रख लें तो अच्छा रहता है। हुँ, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसके पीछे साइंस कोई नहीं है, कोई नहीं है, सही है। ठीक है? अगेन सिनेरियो क्योंकि डिपेंड करता है। हाँ, सिनेरियो डिपेंड करता है, कोई वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, इन-लॉज़ के साथ रह रहे हो, आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है या हेल्प के बिना काम चला रहे हो, बीइंग प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हुँ, साइंस तो है ही है, ठीक है? साइंस तो वो तो कहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर सकते हो, करने वाले तो बहुत कुछ कर रही हैं। हुँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी इसी टॉपिक पे, तो जब औरतें, आदमी, जब एक एक टाइम हो जाता है आपकी शादी को, आप एक एज को पहुँच जाते हैं, लेट्स सपोज़ आप 40 की एज को पहुँच गए या 38 की एज को पहुँच गए, तो इस एज को मिड एज क्राइसिस भी कहा जाता है, उसमें एक अलग डिप्रेशन होता है। बाज़ टाइम ये कहा जाता है कि आप, लेट्स सपोज़ अगर आपके 1 बच्चा है या 2 बच्चा है या 3 हुँ। बच्चे हैं, जिन लोगों को ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हमारे ज़्यादा बच्चे हों, तो ये एक अमूमन कहा जाता है कि औरतों को कि ज़्यादा एज हो जाती है तो आपकी कंसीविंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अगेन मिथ है या क्या है इसकी हकीकत, मेडिकल के हिसाब से मेडिकल क्या कहता है? जैसे-जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, हुँ, दोनों की लगा लो, पहले फीमेल्स की बात कर लेते हैं। हुँ, जैसे-जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है तो कंसीव के चांसेस कम होते रहते हैं। ओके, उसमें रीज़न क्या है कि एएमएच लेवल्स होते हैं, वो जैसे-जैसे एज बढ़ती है, एग्स का काउंट नीचे आता रहता है। जितने एग्स का काउंट नीचे होगा, कम होगा, उतने कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हुँ, फिर जब लेडीज़ की एज बढ़ती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरने शुरू हो जाते हैं। हुँ, वो लेवल्स गिरेंगे, फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद आजकल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि आप 40s में जाके हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर जा सको आगे तक। हुँ, हुँ, आपकी बॉडी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हुँ, सो इसीलिए कहा जाता है 20 टू 30 इयर्स इज द गोल्डन एज। उसमें एग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एग काउंट बहुत अच्छा होता है, गर्ल्स की ग्रोइंग स्टेज होती है, मसल्स, ऑर्गन हेल्थ सब कुछ अच्छा होता है, हार्मोन्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए उसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो पैरामीटर्स नीचे आएंगे तो कंसीव होने के चांसेस कम होते रहते हैं। और उसकी अगर हम बात करें कि जो मिड एज क्राइसिस होते हैं, जो दोनों में पाए जाते हैं, आदमी और हम्म, औरत में, दोनों में से एक हम्म। वक़्त होते हैं, तो उसको हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम ऐसी कोई रेमेडी हो, जो उस डिप्रेशन को हम कम से कम क कर सकें? डिप्रेशन का पहले रीज़न, जब पहले तो हम रीज़न पे पहुँचते हैं, ठीक है? 40s में जाके आजकल लेडीज़ बहुत वीक हो रही हैं। हुँ, वीक होने के रीज़न पे मैं बात करूँगा पहले। हुँ, हुँ, एक तो उनकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने शुरू हो गए। हुँ, उसके बाद लेडीज़ ना सारी लाइफ़ अपनी फैमिली को सँभालने में लगा देती हैं, जिसमें वो उनकी खुद की हेल्थ सफ़र करती है, हुँ, ठीक है? सबसे पहले तो वो टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट ही नहीं करती। बहुत कम फीमेल्स होंगी जो टाइम पे ब्रेकफास्ट करती हैं, और अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रही तो ब्रेकफास्ट को चाय के साथ और रस के साथ रिप्लेस कर रही हैं। हुँ, दोबारा भूख लगेगी, वो बिंजे ईटिंग कर लेंगे, कुछ इधर से उठा लिया, आधा पराठा खा लिया, किसी का बचा हुआ, किसी की बची हुई सब्जी खा ली। हुँ, वो अपनी नरिशमेंट पे तो ध्यान ही नहीं रख सकती। कैन यू पोर फ्रॉम एम्प्टी कप? सही बात है। तो लेडीज को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। वो मैं रूटीन भी बता देता हूँ। हुँ, लेडीज के पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता। मैं कहता हूँ ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट कर लो, आप हेल्दी महसूस करोगे। हुँ, बनाना, मिल्क और 8-10 आमंड्स, इसकी स्मूदी बना लो, लेडीज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ब्रेकफास्ट की, और हुँ, हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? या बेसन चीला खा लो। ये दोनों चीजें बड़ी इजीली आराम से 5 मिनट में बन जाती हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जहाँ से शुरुआत होती है। सही है। जो लेडीज़ की ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग, अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक ना मेरी कल किसी फीमेल क्लाइंट से बात हो रही थी। उन्होंने अभी जॉइन किया है, तो उनको कंटिन्यूअसली फीमेल को कंटिन्यूअसली हेडेक्स हो रहे थे। जब मैंने उन्हें उनकी बात सुनी कि वो हेडेक्स हो क्यों रहे हैं, हुँ, वो इसलिए हो रहे थे कि रात को उनका एक बेबी छोटा है, हुँ, एक बेबी है 8 इयर्स का। ओके, छोटे वाला टाइम पे सोता नहीं है, हुँ, वो 11-12 बजा देता है। ठीक है? तो वो 12 बजे सोती हैं, और उनकी बेटी बास्केटबॉल खेलती है, उसको 4:35 के बीच में उनको बास्केटबॉल के लिए लेके जाना होता है। हुँ, 12 बजे सो के वो 4:30 उठ रहे हैं। हुँ, साढ़े 4 घंटे सोए, साढ़े 4 घंटे। ठीक है? उसके बाद
बेटी फिर वो चाय पी के खाली पेट चाय पी ली, हुँ, बेटी को बास्केटबॉल छोड़ा, खुद वॉक कर ली। हुँ, वॉक करके आके वो 2 ग्लास पानी पी के फिर चाय पीते हैं, हुँ, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं 11 बजे। हुँ, 4:30 से लेके 11 बजे तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बीच में 2 बिस्किट खा लिए बिल्कुल ठीक है। या 1 रस खा लिया, हुँ, ठीक है? 11 बजे उन्होंने एक मील खाई, फिर लंच टाइम फिर अपने बच्चे को स्कूल से लेने शुरू चले गए, फिर जो लंच किया वो 4 बजे किया। इमीडिएटली बाद में चाय पी ली, हुँ, ठीक है? और दिन में टाइम मिला तो 1 डेढ़ घंटा सो लिए। जिस वजह से उन्हें कंटीन्यूअसली हेडेक आ रहे थे। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक हाउसवाइफ जिससे गुज़र रही है। हुँ, हुँ, तो पहले तो उनकी मैंने रूटीन पे को करेक्ट करने के लिए बोला, हुँ, ठीक है? तो थोड़ी-सी रेमेडीज़ बताई तो जिस फीमेल को कंटीन्यूअसली हेडेक्स हो रहे हैं ना, उसके लिए सॉल्यूशन दे देता हूँ। हुँ, रात को 5 रेज़िन्स सोक कर दो, 2 अंजीर सोक कर दो, हुँ, 2 बादाम, ठीक है? ये सोक कर दो, सुबह उठते ही सबसे पहले ये खाने हैं। 1 छोटा चम्मच देसी घी का, हुँ, जो तो उन्होंने रेज़िन्स खा लिए, उससे उनके आयरन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाती है, हुँ, ठीक है? और ब्रेकफ़ास्ट में बनाना स्मूदी होगी, बनाना और मिल्क दोनों को ब्लेंड करके पी लो। कम से कम आपने नहीं खाया तो कुछ तो खा लिया जिससे आपको एनर्जी लेवल भी मिल गए और हेडेक भी नहीं होगा। हुँ, जो फीमेल्स को हेडेक होते हैं उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। हुँ, अ, उसमें क्या हो गया कि सुबह उठते ही उन्होंने चाय पी ली, एसिड बन गया, सही है। ठीक है? उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, जब फीमेल्स ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती ना, तो उनके ब्लड शुगर नीचे गिर जाता है। हुँ, ब्लड शुगर नीचे गिरेगा, उससे हेडेक होगा, ठीक है? उसके बाद 11 बजे फिर चाय पी ली, उस चाय ने फिर एसिड क्रिएट कर दिया, उससे उनका हेडेक माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया। हुँ, 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 फिर उसके बाद वो खाना खाएँगी। ये मेन रीज़न है जिस वजह से मोस्ट फीमेल्स को हेडेक होता है। ब्रेकफ़ास्ट टाइम में नहीं किया और 2 बारी चाय पी ली। हुँ, हुँ, और जब खाना खाने की बात आई, तो जो बचा-कुचा खाना था, वो खा लिया, बिंज ईटिंग कर ली। हुँ। इसी वजह से उन्हें बॉडी एक्स भी होते हैं। मुझे एक बात बताएँ कि अगर हम बात करते हैं एक लाइफ़स्टाइल की, लोग खाना खाते हैं बाहर का अलग से डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से खाना खा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे आदमियों में एक बहुत बीमारी है जो बहुत कॉमन है और बहुत अरसे से चलती आ रही है जिसको हम पाइल्स कहते हैं। हुँ, उसका मेन रीज़न क्या है और अक्सर लोग उसको बताते नहीं हैं मतलब छुपाते हैं कि हुँ, नहीं यार हम नहीं बता सकते या बड़ा शर्म खाते हैं बार-बार। हुँ। तो पहले तो हम उसका रूट कॉज़ जानना चाहते हैं कि उसकी वजह क्या है कि वो पैदा क्यों होती है? पाइल्स का जो मेन रीज़न है, वो या तो कॉन्स्टिपेशन से ट्रिगर होती है हुँ, या अपना स्पाइसी फूड से हुँ, और एक जो सारा दिन बैठे रहते हैं, उससे भी। मेन रीज़न यही है। कॉन्स्टिपेशन तो होनी नहीं चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होगी, हार्ड स्टूल होगा, मेन हार्ड स्टूल से होता है और बहुत से लोग एक्सेस प्रोटीन खा रहे हैं, एक्सेस में चिकन खा रहे हैं, एक्सेस में मसाले खा रहे हैं, उससे ट्रिगर होती है। तो उसकी अगर लेट्स सपोज़ किसी को अगर हो जाए, तो क्या ये रिवर्सिबल है? ये पाइल्स की कंडीशन क्या है, हुँ, ठीक है? अगर तो शुरुआत है, तो डाइटरी से वो कंट्रोल हो जाती है, हुँ, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिर उसकी सर्जरी होती है। ओके। सो यू आर टॉकिंग अबाउट एक तो चीज़ है जो मैंने थोड़ा-सा इसकी स्टडी की थी। एक होती है पाइल्स जो जो जिन लोगों को नीचे से ब्लीडिंग होती है हुँ, और एक उसका ही एक और टर्म है जो मैंने पढ़ा था उसको कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला। हाँ, तो वो एक छोटी-सी आपकी वेन बाहर आ जाती है और फिर हाँ, उसको फिस्टुला का रीज़न कोई भी हो सकता है। ओके, जो पाइल्स होती हैं फिस्टुला की तो सर्जरी ही होगी, पर ओके, वो रीअकर ना करे, ओके ठीक है? रीअकर डाइटरी मेजरमेंट से होता है, तो फिस्टुला में मैक्सिमम केसेस को सर्जरी ही करानी पड़ती है। और उसका भी रीज़न वही है जो आपने बताया पाइल्स का? फिस्टुला जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद पाइल्स भी कन्वर्ट हो सकती है उसमें, ओके, ठीक है? तो जो एक्चुअली क्या होता है ना सबसे जो डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है? जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, हुँ, तो उसमें स्टूल आपका हार्ड होना शुरू हो जाता है, हुँ, 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 ठीक है? या आपके टॉक्सिन्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, उस वजह से भी वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सही है। तो अब एक एक अभी बड़ा नॉर्मल चीज़ हो गई है, अभी मेरे रिसेंटली एक एक कोलीग थी बहुत यंग एज की थी, शी वाज़ 21 इयर्स ओल्ड
और वो इंडिया गईं छुट्टी पे एंड आफ्टर 15 डेज़ वी केम टू नो शी हैड अ हार्ट अटैक एंड शी पास्ड अवे। तो जो हार्ट अटैक का भी जो रेशो हम देखने में आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा, स्पेशली बहुत यंग लोगों के अंदर, हुँ। उसका रीज़न क्या समझते हैं कि हम क्या है? हार्ट अटैक के बहुत से रीज़न्स हैं, हुँ, ठीक है? जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, हार्ट भी एक तरह का मसल है, हुँ, उसको कंडीशन करना पड़ता है। कंडीशनिंग आप एक तो एक्सरसाइज़ से करते हो, ठीक है? और दूसरा करते हो आप अच्छा खाने से। हुँ, जितना सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो रहा है, उतना हार्ट मसल वीक होता जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये दोनों फैक्टर्स हर एक चीज़ में चलेंगे। डाइट, एक्सरसाइज़, कोई भी हेल्थ इश्यू है, किसी को कोई चीज़ ट्रिगर होती है, किसी को कोई चीज़ ट्रिगर होती है। जब तक ये दोनों करेक्ट नहीं ना होंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प, ठीक है? फिर स्ट्रेस आ गया। आजकल पीयर प्रेशर भी बहुत है, हुँ, वर्क प्रेशर भी बहुत है, लाइफ़ का प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, तो वो ऐड ऑन फैक्टर्स हो जाती हैं, ठीक है? फिर मेडिसिन्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, टाइम पे खाना नहीं खा रहे, ठीक है? वो अनदर फैक्टर है। फिर आजकल जो जिम जाने वाले हैं, वो एक्सेस सप्लीमेंट्स कर रही हैं, कोई हॉर्मोन्स इंजेक्ट कर रहा है, कोई स्टीरॉयड इंजेक्ट कर रहा है। हर एक का रीज़न अलग है। अल्कोहल की ओवर कंज़प्शन होगी, फास्ट फूड की ओवर कंज़प्शन होगी, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। अमीर सर मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थायरॉइड मोस्टली इन वुमेन्स? आजकल का रीज़न बताऊँ या वैसे रीज़न नहीं, बताऊँ? वैसे भी बताएँ अब आप जो आज के लिए वो भी बताइएगा। जो थायराइड का मेन रीज़न देखो थायराइड एक हाशिमोटो भी होता है। हुँ, थायराइड इज़ हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को होता है हाइपोथायराइड, ओके, जिसमें टीएसएच लेवल्स बढ़ जाती हैं। हुँ, तो मेन हाइपोथायराइड होने का रीज़न होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी, ओके, जिससे थायराइड जो हमारा हार्मोन है, हुँ, उसको आयोडीन हेल्प करता है बनाने में और रेगुलेट करने में। ओके, जिनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है? एक तो ये केस होता है। एक होता है कि बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर देती है, हुँ, जिससे हैशीमेटो होता है। ओके। ठीक है? वो उनकी टेंडेंसी कम है, पर आयोडीन की डेफिशिएंसी से ज़्यादा हो रही है। बट और इस हैशीमेटो बताएँगे क्या होता है? हैशीमेटोथायराइड वही होता है ना जिसमें बॉडी की खुद की एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को अटैक करना शुरू कर देती हैं जिससे हाइपोथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओके, जैसे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, हुँ, ठीक है? बट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बनानी शुरू कर दी बॉडी ने, हुँ, जिसने थायराइड ग्लैंड को ही अटैक करना शुरू कर दिया जिससे थायराइड हार्मोन की स्टिमुलेशन बंद होगी, हुँ, 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 ठीक है? तो आजकल की जो मैं बात कर रहा था बहुत लोगों ने व्हाइट सॉल्ट छोड़ के पिंक सॉल्ट खाना शुरू कर दिया। हुँ, उस वजह से भी थायराइड हो रहा है। ओहो! ओके, वो क्यों हो रहा है? अ, आज से 15-20 साल पहले नहीं सॉरी 1980s की बात है। हुँ, गवर्नमेंट ने देखा इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ हुँ, कि थायराइड के केसेस बढ़ रहे हैं हुँ, और वो केसेस बढ़ रहे थे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो उन्होंने जो नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट था, हुँ, उसमें आयोडीन की वो करनी शुरू कर दी। आयोडीन ऐड करना शुरू कर दिया कि हर एक जो गरीब से गरीब है, बड़े से बड़ा है, सॉल्ट हर एक कोई खाता है और बिल्कुल सबसे ठीक है। सस्ती चीज़ है। हुँ, तो उसमें आयोडीन ऐड करना शुरू कर दिया। ताकि हर एक को किसी को भी आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। हुँ, आजकल लोगों ने वो सॉल्ट ही खाना बंद कर दिया, पिंक सॉल्ट पे शिफ्ट भई ये नेचुरल हमारे पास लोगों की इंक्वायरीज़ आती हैं हुँ, कि हमने 6 महीने से पिंक सॉल्ट खा रहे हैं हुँ, और थायराइड हो गया। ओहो! ओके, बहुत सी केसेस आ रहे हैं। तो ये तो मैं प्रैक्टिकल जो मैंने आँखों से देखा उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हमें तो हुआ नहीं, बट मैक्सिमम को हो रहा है क्योंकि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती ही होती है ज़्यादातर लोगों ओके। को। तो अगर हम खाने से बात कर रहे हैं, आयोडीन, नमक और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा हिस्सा खाने का अब हम जो घर पे देखते हैं, जो हमारा आजकल खाने के जो देगचे आते हैं या आप फ्राइंग पैन देख लें, ये नॉर्मलाइज़्ड हो गया हर घर के अंदर कि आप जो लेके आ रहे हैं वो नॉन स्टिक होना चाहिए या नॉर्मल वाला नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं। तो वो अच्छा रहता है, उसके अंदर से जो आपके कार्बन्स निकलते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। तो जो पुराने ज़माने में हम लोग खाने खाते थे, वो पीतल के, सिल्वर के जो बर्तन होते थे, जिसमें आप कलई कराते थे, अगर आप
पुराने ज़माने की बात करें, हमारे दादा-दादी जो खाते, उस वक़्त तो कोई ये नॉन स्टिक वाला को तो कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना। तो ये जो चीज़ नॉन स्टिक या इस तरह के बर्तन यूज़ करना है, इसका हमारी सेहत पे क्या असर है? तभी तो बीमारियां बढ़ रही हैं। हुँ, जब तक आयरन के बर्तनों में, आयरन के तवे पे खाना बन रहा था, मिट्टी के बर्तन में खाना बन रहा था, कॉपर के वेसल में एक गिलास पानी पिया जाता था, हुँ, तब तक सारे हेल्दी थे। आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती थी, बहुत से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती थी। तो मैं हमेशा जब रिकमेंड करता हूँ, सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि जितने नेचुरल आयरन के वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। कॉपर के बर्तन में 1 गिलास पानी पियो। हुँ, ये नहीं कि आप 8-8 सारा दिन पानी कॉपर में उसमें पीना शुरू कर दो। हुँ, तो हर एक मेटल का जो हमें बहुत से मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती हैं। तो अगर हुँ, उसमें हम खाना बना रहे हैं या उसमें से पानी पी रहे हैं तो बॉडी की डेफिशिएंसीज़ कवर हो जाती हैं। अब हुँ, वो हम टेबलेट्स की फॉर्म में खा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। घी खाना छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, ये मोटे हो घी जाएँगे। हाँ, मोटे तो बाहर घी खाने से मोटे नहीं होते। हुँ, बाहर का खाना जो पिज़्ज़ा में इतना-इतना चीज़ लगा, बर्गर में इतनी मेयोनीज़ डाली जा रही है, सैंडविचेज़ में इतनी मेयोनीज़ जा रही है, वो तो खाने के लिए हम नहीं सोचते। हाँ, वहाँ वहाँ कभी भी कोई नहीं सोचता। वहाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं व्हीट, हुँ। डेयरी प्रोडक्ट्स, देसी घी, इन चीज़ों पे हम कमी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएँ कि अब सिंस हम बात कर रहे हैं इस तरह के खानों से रिलेटेड, तो जो डायबिटीज़ होती है, हुँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो मीठा खाने से ज़्यादा होती है। अब मुझे उसका इंग्लिश में नाम नहीं पता, उसको उर्दू में हमारे कहते हैं लबलबा। अब हिंदी में नहीं पता मुझे क्या होता है उसको। आई डोंट नो कि उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जैसे वो फ़ेल हो जाता है जो आपका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है जिस पैनक्रियाज़। पैनक्रियाज़ हाँ। तो क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? डायबिटीज़ रिवर्सिबल, पहले तो डायबिटीज़ के लेवल क्या हैं? हुँ, कितनी देर से मेडिसिन खा रहे हो? ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगर आपने शुरुआत में ही उस पे काम करना शुरू कर दिया, वो रिवर्सिबल है। ओके। बट आप सोचो कि 5-6 साल मेडिसिन खा ली, उसके बाद वो टेबलेट बंद हो जाए, हुँ, तो वो मुश्किल है। हुँ, तो इसमें भी ना इंसुलिन रेज़िस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत से इश्यूज़ हैं। हुँ, और डायबिटीज़ मीठा खाने से, अकेला मीठा खाने से नहीं होती। हुँ, आजकल जितना फ़ास्ट फूड, जितना एक्सेस फूड खा रहे हो, हुँ, हमारी बॉडी की एक क्षमता है। हुँ, हमें हमारी बॉडी को इतना फूड चाहिए। खा आप इतना रहे हो, हुँ, सही है और फिर ठीक उसको है? डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो उस वो एक रीज़न है। और खा भी आप गलत रहे हो, हुँ, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में खा रहे हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जब एक्सेस हमारी बॉडी में फूड जा रहा है, हुँ, वो पहले लीवर में स्टोर होगा, उसके बाद इधर-उधर बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ पे असर करना शुरू करेगा, हुँ, ठीक है? इंसुलिन रेज़िस्टेंस की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, वो अलग-अलग कैटेगराइज़ किया जाता है। तो पहले तो हमें रूट कॉज़ देखना होगा ना कि डायबिटीज़ हो रही है, क्यों हो रही है? उस वजह से कई बार इंसुलिन बन रही है, हुँ, बट इंसुलिन बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही। हुँ। देन इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। इंसुलिन का सही यूज़ होना ज़रूरी है। वो सही यूज़ तभी हो सकता है जब आप उस टाइप का खाना खा रहे हो या उस रेशियो में खाना खा रहे हो। अगर हम बात करते हैं कि जो डायबिटिक मरीज़ होता है या लेट्स सपोज़ एक नॉर्मल आदमी भी होता है जो हम एज को पहुँचते हैं 40 का या 45 पे पहुँच जाते हैं, तो ख़ास तौर पे औरतों में देखा जाता है कि अगेन आपने जो बताया था कि लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि 45 में आने के बाद ना औरतें ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा एज की हो गई, लाइक वो अपनी एज से ज़्यादा लग रही होती हैं। हुँ, अव्वल तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते या मतलब हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो हुँ। ख़ास तौर पे उन वुमेन्स के लिए जो इस चीज़ों से गुज़र रही होती हैं और इस एज में, उनके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज? घर के अंदर हो या जिम में हो? ठीक है। तो पहले तो मैं रीज़न बता देता हूँ। जब 45 के करीब पहुँचती है ना तो ज़्यादातर फीमेल्स को पेरीमेनोपॉज़ हिट करता है। ओके, पेरीमेनोपॉज़ क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डिप करना शुरू कर देते हैं एकदम, बॉडी बनाना शुरू कर दे ब बनाना बंद कर देती है। ओके। उस वजह से फीमेल्स को 45 की फीमेल्स को पता है क्या दिक्कतें आती हैं? हुँ, 40 प्लस लगा लो, 40 या 45
एज ग्रुप में जो फीमेल्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? हुँ, हॉट फ्लशेस, हुँ, दिल में घबराहट होना, हेयर थिनिंग होना, हुँ, बोन डेंसिटी कम होना, एनर्जी लेवल कम होना। जो 40 प्लस की फीमेल्स हैं वो कभी भी रोना शुरू कर देती हैं, कभी भी खुश होती हैं, कभी भी ठंड लगती है, कभी भी गर्मी लगती है, एनर्जी लेवल एकदम से गिर गए, रात को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, पेल्पिटेशंस होती हैं। हुँ, आपने तो बहुत छोटी सी बात की है, मैं इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं हुँ, जब 40 प्लस होना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स। हुँ, 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 इसका सारा एक एक्सरसाइज से नहीं होगा, इसका पूरा उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, बॉडी पेन्स होते रहते हैं, बॉडी टेस्ट सारे ठीक हैं, फिर भी बॉडी पेन हो रही हैं, हेडेक्स हो रही हैं, ठीक है? जब एस्ट्रोजन लेवल डिप करते हैं फीमेल्स के, तभी उनको ठंडा, गरम फ़ील होता है, कभी ठंडा फ़ील होता है, कभी गरम फ़ील होता है बिकॉज़ हुँ, जब एस्ट्रोजन डिप कर गया, हुँ, बॉडी एक तरह के पैनिक मोड में आ गई, हुँ, ओवरहीट होगी तो बॉडी ने स्वेट करना शुरू कर दिया, हुँ, वो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, हुँ, ठीक है? उसके बाद फिर कभी भी रो भी पड़ती हैं, हुँ। देखा होगा आपके घर में, या अकेले में रोएँगी, सबके सामने नहीं मूड स्विंग्स हो रोएँगी, जाते हैं मूड कभी स्विंग्स हो गए, है ना? हुँ, तो ये सारा उनके हार्मोन्स के साथ रिलेटेड है, वो पूरा जो लाइफ़स्टाइल है उनका वो मेंटेन करना हुँ, ज़रूरी है। पर मैं ना पेन किलर्स, हेडेक्स रेमेडीज़ बता देता हूँ थोड़ी-सी। हुँ, हेडेक्स के लिए रेमेडी बता देता हूँ। पेपरमिंट ऑयल आता है, ओके, उसके ना 3-4 ड्रॉप लेने हैं, हुँ, उसको अपने टेम्पल पे हुँ, रब करना है 5 मिनट के लिए और 2-3 मिनट के लिए कान के पीछे रब करना है, ठीक है। ठीक है? एक तो ये रेमेडी होगी। उसके बाद अजवाइन, हुँ, सौंफ और उसमें 5 तुलसी लीव्स, ओके, 2 कप में अच्छी तरह बॉयल कर लें जब तक वो 1 कप नहीं रह जाएगा। हुँ, उसके बाद उसको सिप-सिप करके पीना है। हुँ, ये 2 चीज़ों से ही बहुत हेडेक में रिलीफ मिल जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है? उसके बाद मैं अब थोड़े से वो बता देता हूँ, नेचुरल पेन किलर्स बता देता हूँ, जिनसे बॉडी को बहुत राहत मिलती है। ओके, सोने से पहले ना हुँ, दूध में हल्दी बॉयल करनी है, 1 पिंच नटमेग पाउडर जिसको जायफल भी कहते हैं, उसको जायफल भी अच्छी तरह बॉयल करके हुँ, वो दूध पी लो। सुबह उठ के जो अंजीर रात को सोख दो, 2 अंजीर हो गए, हुँ, 5 बादाम हो गए हुँ, और साथ में जीरा पानी हो गया। हुँ, ये 2 चीज़ों से ही उनके बॉडी पेन्स में बहुत राहत मिल जाती है। हुँ, अब बहुत सी फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है हुँ, इस एज ग्रुप में, हुँ, हुँ, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं रेमेडी बता देता हूँ। सोने से पहले दूध में 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल डाल के हुँ, वो पानी पी लें। एक बेबी पोज़ होता है, ठीक है। वो बेबी पोज़ 10 मिनट के लिए वो फ़ॉलो कर लें। बेबी पोज़ से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में इम्प्रूव हो जाती है, जिससे हुँ, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। हाँ, हाँ, ये और अपनी जो नेवल होती है, नेवल की कोकोनट ऑयल से मसाज कर लें। हाँ, इन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलती है, ओके, ठीक है? फिर फीमेल्स को पीरियड पेन्स बहुत होती हैं। ओके, पीरियड पेन्स के लिए भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। हुँ, ठीक है? अ, 1 चम्मच, एक इतना बड़ा गुड़ का पीस हो गया, हुँ, अजवाइन होगी। हुँ, इसको अच्छी तरह पानी में बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उसको सिप-सिप करके पी लें। हुँ, एक ये हो गया। एक सोने से पहले बेबी पोज़ हो गया, हुँ, एक बटरफ्लाई पोज़ हो गया, ठीक है? इससे पीरियड पेन में बहुत राहत मिलती है बिकॉज़ पीरियड पेन होता क्यों है? हुँ, क्योंकि पीरियड पेन होने का रीज़न भी मैं बता देता हूँ। बॉडी में ना जो पीरियड्स होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो बॉडी से बाहर निकलती है। हुँ, वो मसल्स पुश करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। ओके, जब मसल्स पुश करेंगे, मसल्स का ज़ोर लगेगा, बॉडी में क्रैम्प पड़ेंगे। हुँ, उस वजह से ज़्यादा पेन की दिक्कत होती है। जो फीमेल्स ज़्यादा वीक होती हैं, खाने का ध्यान नहीं रखती, उनको पीरियड पेन्स की ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत फीमेल्स को बैठे-बैठे पसीना आता है, बैठे-बैठे ठंड लगती है, गर्मी लगती है। जिन फीमेल्स को गर्मी लगती है, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। पसीना, घबराहट होती है, तो रात को सोने से पहले ना तिल का तेल आता है, सिसमे सीड्स का, हुँ, उससे अच्छी तरह पैरों की मालिश करनी है। हुँ, 10-15 मिनट जब वो मालिश करेंगे ना, बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो बैलेंस आउट हो जाती है, हुँ, ठीक है? और उसके बाद दिन में उन्होंने पेपरमिंट टी पीनी है, ठीक है? और जब सुबह उठेंगे, हुँ, सुबह सब्जा सीड्स का पानी पीना है, सब्जा सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दो, सवेरे उठते ही वो पानी पी लो। इन तीनों चीज़ों से बॉडी हीट की प्रॉब्लम ठीक होती है फीमेल्स की।
ठीक है? और एक अभी-अभी मुझे बॉडी पेन की एक और रेमेडी याद आई है, हुँ, हुँ, ठीक है? एक नेचुरल बॉडी पेन की रेमेडी बता देता हूँ। सोने से पहले हल्दी बॉयल करनी है अच्छी तरह हुँ, और उसमें आधा चम्मच खसखस होती है, हुँ, वो डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। उससे बॉडी पेन्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हुँ, एक सोने से पहले जो काफ मसल्स होते हैं ना, सही है। इनकी अच्छी तरह मसाज करनी है। जब इनकी मसाज करेंगे ना, हुँ, पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगी। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगी तो सारी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टाइमली मिलेंगे। ये 2 चीज़ों से भी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है फीमेल्स का। अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं डाइट की, जब हम वज़न कम करना चाहते हैं, लोग वज़न कम करना चाह रहे होते हैं बट होता नहीं है। हुँ, ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं पीसीओएस की, आपने हुँ, बताया था कि वुमेन्स में जब होता है, तो स्टडी के हिसाब से जो पढ़ा देखा गया है कि जो औरतें वज़न कम करना चाह रही होती हैं, लेट्स सपोज़ अगर कोई मेहनत कर रहा है 1 घंटे की, उतनी ही अमाउंट की मेहनत कर रहा है कोई लड़का, तो कंपैरेटिवली वुमेन्स के अंदर वो थोड़ा-सा ज़्यादा उनको करना पड़ता है कि उनका वज़न कम होता है। तो ये पीसीओएस की वजह से है या ये वुमेन्स के ही साथ ऐसा है? वुमेन की टेंडेंसी है। हुँ, वुमेन जो फीमेल्स हैं उनको रिजल्ट स्लो आते हैं हुँ, क्योंकि अगेन जितने मेल्स में मसल मास ज़्यादा होता है, मेल्स की हॉर्मोन्स वैसे होते हैं जिनसे मेल्स को रिजल्ट जल्दी से मिलते हैं हुँ, और फीमेल्स को रिजल्ट स्लो मिलते हैं। हुँ, और पीसीओएस में क्या होता है ना, जब भी कोई भी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, हुँ, जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है उनको ये बोलेंगी सबसे पहले वेट लॉस करो जैसे मर्जी करो, हुँ। ठीक है? बट जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है उनका वेट लॉस भी स्लो होता है। जी, जी, तो बिल्कुल। इट इज़ गोइंग टू बी, मैं तो जिनको जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, उनको मैं ये बोलता हूँ कि अपने उसको ना बड़े प्यार से और बड़ी पेशेंस से मैनेज करो। जल्दी ना करो। जल्दी में क्या होता है कि उनको ये होता है कि वेट लॉस जल्दी-जल्दी करना है, खाना खाना छोड़ दिया, कोई सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए, इंटेंस वर्कआउट करना शुरू कर दिया, उनसे उनकी हालत और खराब होती है। ओके। ठीक है, मैं कहता हूँ रिजल्ट स्लो आएँगे, कंसिस्टेंट आने चाहिए, अपनी हेल्थ पे काम करते रहो। बॉडी कैन अचीव एनीथिंग, हुँ, यू नीड टू पुश योरसेल्फ एवरी डे हुँ, विद फुल कंसिस्टेंसी, विद फुल डिसिप्लिन। तो जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, उनको ये नहीं कि खाना खाना बंद कर दो, 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करो और अपने आप को तंग करो। हुँ। उनको सिर्फ जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ना, उनको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, हुँ। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके आज आप आने का और आपके आज बहुत सारी चीज़ें बताने से लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और अगर नहीं भी हुई तो आप अमृतसर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे लिंक्स आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएँगे। तो अगेन सर बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस इससे जो है फ़ायदा उठाएगी। थैंक यू ज़िया, मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा लगा आपसे, बड़ा इंटरैक्टिव सेशन था, लोगों को बहुत से सॉल्यूशंस भी मिल गए। आस करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कोई ना कोई फ़ायदा इन चीज़ों से ले सकें। एक चीज़ मैं कहनी चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ सूट ना करे, एक दिन आप कोई भी रेमेडी यूज़ करोगे, उससे आपको डिस्कम्फ़र्ट होता है, बॉडी पेन या स्टमक में कोई दिक्कत आती है, तो उसको फ़ॉलो ना करें बिकॉज़ मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि आपको हेल्दी सॉल्यूशंस देने की। बट कई बारी किसी का गट बहुत सेंसिटिव है, हेल्थ बहुत सेंसिटिव है, आपको चीज़ सूट ना करे, उसको साथ के साथ वहीं डिसकंटिन्यू कर दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है और अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल रखिए। इतना मुश्किल नहीं है हेल्थ को मेंटेन करना, बस थोड़ी-सी चीज़ें अपनी लाइफ़ में लेकर आनी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।